हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीर महत्वाकांक्षी रानी की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसने महाराष्ट्र में स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के जाने के बाद मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न होने की कगार पर था। उस समय उस रानी ने मराठा साम्राज्य को मुगलों से बरसों तक बचाया और मराठा साम्राज्य को जीवित रखा। ऐसी वो मराठा रानी जो 75 वर्षों तक मराठा शासन में सक्रिय भाग लेती रही, ऐसी वो वीर नारी छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी। आज हम उसी की कहानी, मराठा रानी ताराबाई की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शुरू करते हैं वीर मराठा रानी ताराबाई। ताराबाई मराठों की एक मशहूर रानी थी। महाराष्ट्र में स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के बारे में सभी को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। उनके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र संभाजी और छोटा राजा राम। संभाजी नालायक निकला। शिवाजी ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की थी। संभाजी से राजा राम अधिक बुद्धिमान था, किंतु परंपरा के अनुसार शिवाजी की गद्दी पर संभाजी ही हकदार बना। बाद में औरंगजेब ने संभाजी को पकड़कर बंदी बना लिया और खूब यातनाएं देकर मार डाला। संभाजी का एक पुत्र शाहू गद्दी का हकदार बना, किंतु वह भी एक लंबे अरसे तक औरंगजेब की कैद में रहा। इस बीच शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम ने शाहू का प्रतिनिधि बनकर शासन की बागडोर संभाली। ताराबाई इसी राजा राम की पत्नी अर्थात शिवाजी की पुत्रवधू थी। शिवाजी की मृत्यु के समय ताराबाई मुश्किल से 5 साल की बालिका रही होगी। ताराबाई ने खूब लंबी आयु पाई। वह 86 साल तक जीवित रही। लगभग 75 साल तक ताराबाई मराठों के शासन में सक्रिय भाग लेती रही। ये भी कहा जा सकता है कि इस काल का मराठों का सारा इतिहास ताराबाई के इर्द गिर्द घूमता रहा। इस दीर्घ काल में कभी उसने सीधे शासन किया तो कभी दूसरों को नाम मात्र के लिए गद्दी पर बिठाकर शासन के सूत्र स्वयं अपने हाथ में रखे। अतः ताराबाई का परिचय प्राप्त करने का अर्थ है मराठों का लगभग 70-80 साल का इतिहास जानना। हंसाजी मोहिते को शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना सेनापति नियुक्त किया और उन्हें सम्मानपूर्वक हम्बीर राव की पदवी प्रदान की। हम्बीर राव सतारा जिले के तलबिंद गांव के निवासी थे। ताराबाई इन्हीं सेनापति हमीर राव की पुत्री थी। ताराबाई का जन्म 1675 ईस्वी में हुआ और उनके जन्म का नाम था सीताबाई। राजा राम का पहला ब्याह शिवाजी अपने हाथों ही कर चुके थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र संभाजी ने अपने छोटे भाई राजाराम और उसकी मां सोयरा बाई को रायगढ़ के किले में कैदी बनाकर रखा था। कुछ दिनों बाद राजाराम की पहली पत्नी मर गई और सोयरा बाई को संभाजी ने मरवा डाला। इसके बाद संभाजी ने सेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री सीताबाई का राजा राम के साथ ब्याह रचा दिया। महाराष्ट्र में विवाह के बाद लड़की को एक नया नाम देने की परंपरा है। ससुराल में सीताबाई को नया नाम ताराबाई मिला। ब्याह के समय ताराबाई की उम्र मुश्किल से 7 साल की रही होगी और राजा राम की 13 साल की। राजा राम के साथ ताराबाई का ब्याह रायगढ़ के कारावास में हुआ था। ब्याह के बाद ताराबाई भी
बंदी बन गई। कल्पना की जा सकती है कि 7 साल की बालिका पर इस परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ा होगा। संभाजी को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने उसे 1689 ईस्वी में मरवा डाला। संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र शाहू औरंगजेब की कैद में रह गए। अब गद्दी कौन संभालता? गद्दी के लिए निकट का हकदार संभाजी का छोटा भाई राजा राम था, लेकिन असली हकदार शाहू अभी जीवित था। इसलिए राजा राम ने शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन संभाला। किंतु राजा राम के लिए शासन का कार्यभार फूलों की सेज नहीं था। औरंगजेब दक्षिण में था और मराठों को मिटा देने की कसम खा चुका था। 1689 में औरंगजेब की सेना ने रायगढ़ को घेर लिया तो राजा राम को अपने परिवार सहित प्रतापगढ़ के किले में शरण लेनी पड़ी। वह प्रतापगढ़ से पन्हाला आया। अंत में राजा राम अपने परिवार को महाराष्ट्र में छोड़कर अपने कुछ चुने हुए साथियों के साथ जिंजी मद्रास से 60 मील दूर चला गया। वहाँ उसने दरबार स्थापित किया और वहीं से महाराष्ट्र का शासन संभालना शुरू किया। ताराबाई के अलावा राजा राम की 2 और रानियाँ थीं। दूसरी रानी का नाम था राजसबाई और तीसरी का अंबिकाबाई। इनके अलावा राजा राम की सुगुणाबाई नाम की एक रखेल भी थी, जिससे उसे कर्ण नाम का एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। राजा राम का कर्ण से बहुत प्रेम था, परंतु एक रखेल का बेटा गद्दी का हकदार नहीं बन सकता था। तीनों रानियों में से किसी को भी अभी राजा राम से पुत्र नहीं हुआ था। जिससे भी पहले पुत्र होता वही राजा राम का वारिस होता। इसलिए तीनों रानियों का पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित होना स्वाभाविक बात थी। लेकिन राजा राम उधर जिंजी में था और उसकी तीनों रानियां इधर विशालगढ़ के किले में। अंत में 1694 में बड़ी कठिनाइयों से राजा की इन रानियों को जिंजी पहुंचाया गया। जिंजी पहुंचने के 2 साल बाद ताराबाई को राजा राम से एक पुत्र पैदा हुआ। राजा राम के इस पहले पुत्र का नाम रखा गया शिवाजी। इसके 2 साल बाद ताराबाई की सौत राजसबाई को भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया संभाजी। तीसरी पत्नी अंबिकाबाई को पुत्री हुई थी, जो बचपन में ही मर गई। ताराबाई के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के कारण उसे तारा नाम दिया गया। किंतु ताराबाई का स्वभाव और व्यवहार पुरुषोचित था। पति के पास जिंजी पहुंचने पर ताराबाई ने धीरे धीरे राजकाज में दखल देना शुरू कर दिया। राजा राम भी उससे भय खाता था। एक इतिहासकार ने ताराबाई के बारे में लिखा है, ताराबाई एक चतुर और बुद्धिमान स्त्री थी। पति के जीवन काल में ही उसने शासन तथा सैन्य व्यवस्था के बारे में अपने ज्ञान का परिचय देकर ख्याति अर्जित कर ली थी। उसी समय का एक मराठी उल्लेख है। राजा राम जब तंजावुर में लड़ रहे थे तो ताराबाई ने महाराष्ट्र पर एक रानी की तरह हुकूमत चलाई। पति के जीवित रहते ही उसने रामचंद्र पंत, जिन्हें राजा राम ने महाराष्ट्र पर शासन करने के सारे अधिकार सौंपे थे, जैसे व्यक्ति पर अपना रौब जमा लिया। वह शिवाजी की सच्ची पुत्र वधू है। मुगल सेना ने जिंजी पर आक्रमण किया तो राजा राम को भागकर सतारा में शरण लेनी पड़ी। ताराबाई और उसकी सौतें मुगल सेना के हाथ पड़ गई थी, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और वे भी सतारा पहुंच गई। लेकिन राजा राम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे। केवल 30 साल की अल्पायु में 1700 ईस्वी में राजा राम की सिंहगढ़ में मृत्यु हुई। इस समय ताराबाई 25 साल की थी। उस समय सती होने की प्रथा थी। ताराबाई राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र की माँ थी। राजसबाई भी एक पुत्र की माँ थी।
राजा राम की ये दोनों रानियां अपने अपने पुत्र के हित के लिए जीवित रहना चाहती थी। तीसरी पत्नी अंबिकाबाई राजा राम के साथ सती हुई। राजा राम की मृत्यु के बाद अब मराठों के इतिहास में ताराबाई की असली भूमिका आरंभ होती है। गद्दी का असली हकदार शाहू औरंगजेब की कैद में था। राजा राम ने राजा की हैसियत से नहीं बल्कि शाहू के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया था, किंतु अब राजा राम की मृत्यु के बाद नया शासक चुनने की समस्या बहुत पेचीदी थी। ताराबाई को शासन का चस्का लग चुका था। मराठा सरदारों को उसने अपनी तरफ खींच लिया था। रामचंद्र पंत पर भी उसने अपना प्रभाव जमा लिया। ताराबाई चाहती थी कि उसका पुत्र शिवाजी, जो केवल 4 साल का अबोध बालक था, गद्दी का हकदार बने और वह स्वयं अपने पुत्र की ओर से शासन करे। शाहू मुगलों की कैद में विलासी जीवन बिता रहा है। वह मुगलों का पिट्ठू बन गया है। आदि आदि बातों को उभार कर ताराबाई ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। शिवाजी का बाकायदा राज्याभिषेक हुआ और शासन की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली। मराठा सरदार अपनी शपथ पर कायम रहते थे। ताराबाई ने प्रमुख मराठा सरदारों को वफादारी के लिए दूध भात की सबसे कड़ी शपथ लेने के लिए मजबूर किया। इसके बाद लगातार 7 साल तक ताराबाई ने महाराष्ट्र पर शासन किया। उसने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए और मुगलों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। ताराबाई के जीवन के ये 7 साल वास्तव में स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक हैं, लेकिन उसके बाद के कारनामों ने उसके इस सुकार्य को धूमिल बना दिया। ताराबाई को शासन का लोभ न होता तो वह शाहू को शासन सौंप देती, तो निसंदेह मराठों के इतिहास में वह बहुत गौरवशाली स्थान पाती। एक इतिहासकार ने ताराबाई के इस काल के बारे में सच ही लिखा है कि एक बाघिन की तरह मराठों की वह रानी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, एक किले से दूसरे किले तक दौड़ती, सैनिकों की कठिनाइयों की सहभागिनी बनती हुई चिलचिलाती धूप को सहती, जमीन पर सोती। ताराबाई का व्यक्तित्व इतना बहुमुखी था कि वह हर स्थान और हर मौके पर हाजिर दिखाई देती थी। अपने अफसरों का जोश बढ़ाती, विस्तृत सीमा में आक्रमण करने की योजनाएं बनाती। उसकी दृष्टि इतनी पैनी और निर्णय इतने अचूक होते थे कि युद्ध क्षेत्र तथा दरबार दोनों जगहों पर कुशल योद्धा तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ उसका स्वागत करते थे। अल्पकाल में ही मराठों के आक्रमण ने, जो शुरू में कमज़ोर और निरुपयोगी साबित हुआ, इतना अधिक जोर पकड़ा कि इससे मुगल साम्राज्य का दिल धड़कने लगा। 1707 ईस्वी में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसके बाद औरंगजेब के दूसरे पुत्र आजम ने शाहू को मुक्त कर दिया। शाहू 18 साल मुगलों की कैद में रहा। असल में शाहू ही गद्दी का असली हकदार था। अब जब उसे मुगलों की कैद से छुट्टी मिली तो उसका अपने हक के लिए लड़ना स्वाभाविक बात थी। शाहू ने मुगलों के साथ सुलह करके और उनकी अधीनता स्वीकार करके मुक्ति पाई थी। इधर पिछले 7 साल से ताराबाई मुगल सेना के साथ लड़ती रही थी और अब वह अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा चुकी थी। शाहू अपना हक वापस चाहता था। वह धीरे धीरे सतारा की ओर बढ़ रहा था और मराठा सरदारों को अपनी ओर खींच रहा था। उसने ताराबाई को संदेश भेजा, मैं गद्दी का सच्चा हकदार हूँ, राज्य संभालने के लिए मैं अब उधर आ रहा हूँ। ताराबाई ने जवाब लिख भेजा, संकट के समय हमने मराठा शाही को सुरक्षित रखा, तब तुम मुगल दरबार के राजविलास में फंसे हुए थे। अब भी तुमने मुगलों का फंदा अपने गले में बांध रखा है, इसलिए तुम्हारा गद्दी पर कोई हक नहीं है। इतने पर भी तुम कुछ सुनना ना चाहते हो तो हम उसे लड़ाई के मैदान में सुनेंगे। ताराबाई के उग्र स्वभाव के कारण उसके बहुत से सहयोगी शाहू से भी जा मिले। अंत में 1707 के अक्टूबर महीने में ताराबाई की सेना का शाहू की सेना के साथ युद्ध हुआ। ताराबाई का योग्य सेनापति धनाजी जाधव शाहू के पक्ष में हो गया
और ताराबाई की हार हो गई। शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। ताराबाई ने सतारा छोड़कर पन्हाला में शरण ली। इसके बाद 1708 के जनवरी महीने में शाहू का राज्याभिषेक हुआ। शाहू अयोग्य शासक नहीं था, परंतु अपने हक को साबित करने के लिए उसे लोभी मराठा सरदारों की मुंह मांगी मुरादें पूरी करनी पड़ी। ताराबाई चुपचाप बैठने वाली नारी नहीं थी। अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए शाहू और ताराबाई में होड़ सी लगी हुई थी। शाहू के शासनकाल में ही पेशवा पद उभर आया। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ऐसा चतुर व्यक्ति था कि उसने राजा को नाम मात्र का शासक बनाकर छोड़ दिया। इसके बाद मराठों के इतिहास में असली शासक पेशवा ही हो गए। ताराबाई को टूटना स्वीकार था, झुकना नहीं। जहाँ तक मराठा शासन के हित की बात है, ताराबाई के लिए यही उचित था कि वह गद्दी के असली हकदार शाहू को राजा कबूल करती। बुजुर्ग होने के नाते ताराबाई का सभी सम्मान करते थे। शाहू भी अपनी चाची का आदर करना चाहते थे। शाहू के साथ ताराबाई सुलह कर लेती तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसे पूरा सम्मान मिलता, परंतु ताराबाई काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव की थी। 1727 ईस्वी में अपने एकमात्र पुत्र शिवाजी की मृत्यु हो जाने पर भी उसने शांत बैठना स्वीकार नहीं किया और अब मराठा शासन 2 भागों में बटा हुआ था। सतारा पर छत्रपति शाहू शासन कर रहे थे तो कोल्हापुर पर ताराबाई की सौत राजसबाई का पुत्र शंभूजी। इस बीच शाहू ने ताराबाई को एक प्रकार से बंदी बनाकर रखा था। 1749 ईस्वी में दिसंबर महीने में शाहू की मृत्यु हो गई तो एक नया संकट उपस्थित हुआ। शाहू और अन्य मराठा सरदारों की राय थी कि शिवाजी के वंश के किसी निकट के बाल को गोद लिया जाए, परंतु अचानक ताराबाई ने एक चमत्कार पैदा कर दिया। ताराबाई ने किस्सा गढ़ा कि उसके पुत्र शिवाजी की मृत्यु के पहले एक और पुत्र था। राजसबाई के डर से उसने उस बच्चे को दूर भेजकर छिपा रखा है। चूंकि यही बच्चा अधिक निकट का रिश्तेदार है, इसलिए शाहू महाराज को उसे ही गोद लेना चाहिए। अब ताराबाई का ये मनगढ़ंत पोता 23 साल का था। उसका असली नाम था राजा राम, परंतु उसे दूसरा नाम दिया गया रामराज। रामराज को अपना पोता सिद्ध करने के लिए ताराबाई ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। उसके साथ बैठकर एक थाली में खाना भी खाया। अंत में रामराज का गोद लेना तय हुआ। ताराबाई की असली मंशा यही थी कि रामराज को नाम मात्र के लिए गद्दी पर बिठाकर शासन वह स्वयं करेगी। शाहू की मृत्यु के बाद रामराज का राज्याभिषेक हुआ। ताराबाई ने सोचा था कि रामराज उसके हाथ की कठपुतली बनेगा, किंतु वह कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन हो गई तो ताराबाई ने खुल्लम खुल्ला कहना शुरू किया कि रामराज उसका पोता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मराठा सरदारों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। अब वे क्या करते? परिणाम ये हुआ कि पेशवा ने धीरे धीरे शासन के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए और रामराज तथा ताराबाई को नाम मात्र का शासक बने रहने दिया। ताराबाई ने रामराज को सतारा के किले में बंदी बना रखा था। ताराबाई के अंतिम समय तक रामराज को अपने पास बंदी बनाए रखा। रामराज के नाम पर वह राजादेश जारी करती थी। ताराबाई शासन को अपने कब्जे में रखने के लिए जीवन के अंतिम दिनों तक संघर्ष करती रही, किंतु पेशवा बालाजी बाजीराव ऐसा कूटनीतिज्ञ था कि ताराबाई के पंजे में नहीं फंस सका। शासन का असली सूत्रधार पेशवा था। अंत में ताराबाई की मृत्यु के कुछ दिन पहले बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसके दूसरे पुत्र प्रथम माधव राव को ताराबाई ने ही पेशवा नियुक्त किया था। अंत में 86 साल की परिपक्व आयु में 9 दिसंबर 1761 ईस्वी को ताराबाई की मृत्यु हुई। ताराबाई ने अपने दीर्घ जीवन में अनेक लोगों के दिल दुखाए थे,
किंतु उसके हाथों सबसे अधिक दुख पाया था उसके नकली पोते रामराज ने। लेकिन रामराज के हाथों ही ताराबाई का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। आज जब हम ताराबाई के कार्यों पर विचार करते हैं तो हमें उसके चरित्र में अनेक त्रुटियां नजर आती है। काश शाहू के मुगल कैद से छूटने के बाद ताराबाई शासन संचालन से संन्यास ले लेती, तब हम आज बड़े गौरव के साथ कह सकते थे कि ताराबाई ने मराठा राज्य की पताका को उस समय फहराते हुए ऊंचा रखा जब शिवाजी महाराज के बाद मराठा राज्य का दूसरा बड़ा संकट आया था। जो भी हो, ताराबाई जब तक जीवित रही शिवाजी के राजवंश में जान रही। ताराबाई के बाद मराठों के असली शासक पेशवा हो गए और राजा नाम मात्र के शासक रह गए। इस दृष्टि से हम ताराबाई को शिवाजी के वंश का अंतिम दैदीप्यमान तारा मान सकते हैं। ये थी मराठा रानी ताराबाई की जीवन कथा, शौर्य गाथा। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।